इस विधिक व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत के संविधान में लेख क्षेत्राधिकार भाग 3 हिंदी में। इस विषय की रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत है, ध्यान दीजिए। प्रथम व्याख्यान में इस शीर्षक पर विचार हुआ था। द्वितीय व्याख्यान में इस विषय को समझा गया था। आज के तृतीय व्याख्यान में हम इस पर विचार करेंगे। विशेषाधिकार लेख के विकास क्रम का संक्षेपण। लेख क्षेत्राधिकार असाधारण तथा वैवेकीय है। तीसरा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का लेख क्षेत्राधिकार। इस शीर्षक को 3 उप शीर्षों में विभाजित किया गया है। पहला, अनुच्छेद 32 सामान्यतः। यहां देखें, अनुच्छेद 32 सामान्यतः। दूसरा उपभाग देखिए, अनुच्छेद 32 का विश्लेषण। यहां है अनुच्छेद 32 का विश्लेषण। तीसरा उपभाग है अन्य सुसंगत उपबंध। यह यहां है, अन्य सुसंगत उपबंध। उपभाग ए, अनुच्छेद 32 सामान्यतः। अनुच्छेद 32 उपचारात्मक है। जहां अधिकार है वहां उपचार है। Where there is a right, there is a remedy. Ubi jus, ibi remedium. अनुच्छेद 32 उपचारात्मक है। मूलाधिकारों का हनन होने पर या हनन की युक्तियुक्त आशंका होने पर भी उचित मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार प्राप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 का एकल उद्देश्य है याचिके मूलाधिकारों का प्रवर्तन। अन्य किसी प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 32 का अवलंब नहीं लिया जा सकता है। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूलाधिकार है। यही कारण है कि इसे संविधान के भाग 3 में स्थान दिया गया है। नाम क्या है इस मूलाधिकार का? अनुच्छेद 32 में प्रत्याभूत मूलाधिकार का नाम क्या है? सुनिए,
समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय का आह्वान करने या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समावेदन करने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का आह्वान करने का अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समावेदन करने का अधिकार समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से। यह है अनुच्छेद 32(1) में प्रत्याभूत मूलाधिकार का नाम। प्रत्येक मूलाधिकार का नाम होता है, इसका नाम यह है। अनुच्छेद 32 की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए B.R. अंबेडकर महोदय ने यह प्रेक्षण किया कि यदि मुझसे यह पूछा जाए कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अभाव में संविधान अकृत होगा, तो मैं अनुच्छेद 32 के अतिरिक्त अन्य किसी अनुच्छेद का उल्लेख नहीं कर सकता हूं। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा तथा उसका हृदय है। अनेक न्यायिक निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय बार बार यह कह चुका है कि अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आधारिक संरचना का भाग है। एक विनिश्चय यहां उल्लिखित है कि होटा होलोहन प्रति जिचल्लू 1993 सुप्रीम कोर्ट। एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यहां है। प्रश्न सुने, क्या उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत किए बिना कोई व्यक्ति अपने मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, या यह आवश्यक है याची के लिए कि वह पहले अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शरण ले और उसके बाद ही अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। यहां दो बातें विचारणीय हैं। सिद्धांततः अनुच्छेद 226 का अवलंब लेना पूर्व शर्त नहीं है। हमारे संविधान के किसी भी उपबंध में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि याची को प्रथमतः अनुच्छेद 226 का अवलंब लेना चाहिए, उसके बाद ही वह अनुच्छेद 32 की शरण ले सकता है। कहीं भी संविधान में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है। तो स्पष्ट है कि सिद्धांततः अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत करने के स्थान पर सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। यह तो रहा सैद्धांतिक पक्ष। आप जानते हैं कि सिद्धांत तथा व्यवहार में भारी अंतर होता है। आइए जरा व्यवहारिक पक्ष भी देखें। जब कभी
मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु याची सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 में याचिका प्रस्तुत करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उससे यह जानना चाहता है कि क्यों वह अधिक सुविधाजनक, कम व्यय साध्य अनुच्छेद 226 के उपचार की उपेक्षा करते हुए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आया है। यह प्रश्न स्वाभाविक है। जब मूलाधिकारों का प्रवर्तन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भी संभव है, तो आप क्यों सीधे अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आए हैं? यह प्रश्न न्यायालय करता है। यह विधि का नियम नहीं है, किंतु यह व्यवहारिकता का नियम है। यह व्यवहारिक पक्ष है। याची को चाहिए कि वह पहले अनुच्छेद 226 की शरण ले और उसके अंतर्गत अपने मूलाधिकार प्रवर्तित कराए। आइए उपशीर्ष 2 पर विचार करते हैं। अनुच्छेद 32 का विश्लेषण। अनुच्छेद 32 का विश्लेषण। इस समय अनुच्छेद 32 में कुल 4 खंड हैं। अनुच्छेद 32 उपखंड 1, उपखंड 2, उपखंड 3 तथा उपखंड 4, और चारों ही उपखंडों में शक्ति है। चारों ही उपखंडों में शक्ति है। किसकी शक्ति है? खंड 1 में मूलाधिकार धारक की शक्ति है। खंड 1 में मूलाधिकार धारक की शक्ति है। खंड 2 में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। खंड 3 में संसद की समर्थकारी शक्ति है। खंड 4 में भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 32 खंड 1 प्रत्याभूति खंड है। यह प्रत्याभूति खंड है। क्या प्रत्याभूत किया गया है? सुनिए। समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय का आह्वान करने या उसके समक्ष समावेदन करने का अधिकार। समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समावेदन करने का अधिकार। यह प्रत्याभूत है खंड 1 में। अधिकार। सर जॉन सामंड ने कहा, व्यापक अर्थों में अधिकार एक शक्ति है। व्यापक अर्थों में अधिकार एक शक्ति है। इसलिए अनुच्छेद 32 के खंड 1 में मूलाधिकार धारक का अधिकार है, अर्थात उसकी शक्ति है। जो अपने मूलाधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु सक्षम है, स्वयं न्यायालय की शरण ले सकता है। वह स्वयं याचिका प्रस्तुत करेगा तथा उपचार की मांग करेगा। किंतु मैं आपको पहले भी बता चुका हूं,
आप सभी जानते हैं, देश में निर्धनता है, अशिक्षा है, भाग्यवाद है। ऐसी स्थिति में नागरिकों का एक बड़ा वर्ग इस प्रत्याभूत अधिकार का उपभोग नहीं कर सकता है। तो क्यों न मैं या आप उसके मूलाधिकारों के प्रवर्तन के लिए लोकहितवाद को माध्यम बना लें, प्रतिनिधित्ववाद को माध्यम बना लें। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकहितवाद के बीज अनुच्छेद 32(1) में विद्यमान है। मैं अपने मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जा सकता हूं, लेकिन इन निर्धनों, अशिक्षितों, साधनहीनों तथा वंचितों की बात कीजिए, ये तो नहीं जा सकते न्यायालय। मैं जाता हूं इनके लिए, और न्यायालय जैसे मेरे अधिकारों का संरक्षण करने हेतु संवैधानिक आभार के अधीन है, वैसे ही वह इन वंचितों, निर्धनों, असहायों के मूलाधिकारों के संरक्षण हेतु भी समानतः संवैधानिक आभार के अधीन है। यही कारण है कि अगर सद्भावना पूर्वक लोकहितवाद संस्थित किया जाता है तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा तथा वंचितों और निर्धनों के मूलाधिकारों के संरक्षण के लिए आदेश, निर्देश या लेख जारी करेगा। समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से, समुचित कार्यवाहियों से तात्पर्य प्रक्रियात्मक पक्ष से है। आप ओरली न्यायालय के समक्ष खड़े होकर मौखिक रूप से अपनी पीड़ा का बखान करें तथा उपचार की मांग करें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। समुचित कार्यवाही के माध्यम से, अर्थात जो आवश्यक प्रक्रियात्मक पक्ष है उसका अनुपालन आवश्यक है। यहां यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि प्रक्रिया का कोई विशिष्ट प्रारूप प्रावधानित नहीं है। प्रक्रियात्मक पक्ष पर आवश्यकता से अधिक बल देना उचित न होगा, इसलिए प्रक्रिया का कोई विशेष स्वरूप विहित नहीं है। हां, यह जरूर है कि अनुच्छेद 145 के उपखंड 1 के खंड सी के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मित विनियमनकारी नियम, रेगुलेटरी रूल्स, विनियमनकारी नियमों के अनुसार ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि न्यायालय की परिपाटी तथा प्रक्रिया, प्रैक्टिस मीन्स परिपाटी, न्यायालय की परिपाटी तथा प्रक्रिया का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सुस्थापित विधिक सिद्धांतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। समुचित कार्यवाही का संक्षेप में केवल इतना ही अर्थ है। इसे ठीक से तैयार कीजिए। समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से। समुचित कार्यवाहियों से क्या तात्पर्य है? अब आइए अनुच्छेद 32(2) का विश्लेषण करते हैं। इसमें भी शक्ति है। इसमें किसकी शक्ति है? संस्थागत शक्ति है। कौन है वह संस्था? सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जिसकी शक्ति अनुच्छेद 32(2) में प्रावधानित है।
मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु, अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं, केवल अनन्यतः मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय कोई भी आदेश या निर्देश या लेख, जिनमें शामिल हैं यह 5 लेख भी, जारी कर सकता है। समुचित शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 32(2) में भी हुआ है। जो भी निर्देश या आदेश या लेख समुचित होगा वह जारी किया जाएगा। आपको ज्ञात है कि एक ही याचिका में, एक ही मामले में, एक ही समय पर 2 या अधिक लेख भी साथ साथ जारी किए जा सकते हैं। कौन सा लेख किस मामले में आवश्यक होगा, क्या निर्देश या आदेश किसी मामले में आवश्यक होगा, यह सर्वोच्च न्यायालय का विवेक है तथा न्याय की मांग पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 32(2) को अनुच्छेद 139 के साथ पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद 32(2) अनुच्छेद 139 के साथ पठनीय है। क्या है अनुच्छेद 139? इसमें भारत की संसद की समर्थकारी शक्ति है। समर्थकारी शक्ति से तात्पर्य वैवेकीय शक्ति से है। संबंधित प्राधिकारी को उचित लगे तो वह शक्ति का प्रयोग करे, किंतु उस शक्ति का प्रयोग करने का उस पर कोई संवैधानिक आधार न होगा। अनुच्छेद 139 में संसद की समर्थकारी शक्ति है। यदि संसद चाहे तो अनुच्छेद 32(2) में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है। वो ये कह सकती है विधि बनाकर कि अब आगे से सर्वोच्च न्यायालय न केवल मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु बल्कि अन्य किसी प्रयोजन हेतु भी निर्देश या आदेश या लेख जारी कर सकेगा। आज तक आर्टिकल 139 के अंतर्गत संसद ने अपनी समर्थकारी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के लेख क्षेत्राधिकार की सीमा आज भी बनी हुई है। वह केवल मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु ही समुचित निर्देश, आदेश या लेख, इन 5 लेख सहित जारी कर सकेगा। सहित इंक्लूडिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। सहित शब्द का क्या महत्व है? यहाँ बहुत महत्व है। सहित शब्द का बहुत महत्व है। यह न्यायालय को अनुतोष के समायोजन में समर्थ बनाता है। प्रकरण विशेष की परिस्थितियों को देखते हुए, न्याय की मांग को देखते हुए अनुतोष का समायोजन किया जा सकेगा। यह सीधा प्रभाव है इंक्लूडिंग शब्द का। सर्वोच्च न्यायालय व्यादेश जारी कर सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त किए जाने योग्य कोई अनुतोष भी प्रदान कर सकता है। यह संभव हो सकेगा इंक्लूडिंग शब्द के कारण। सहित शब्द, सहित यह शब्द
अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अनुतोष के समायोजन हेतु सक्षम बनाता है और इस तरह से अनुच्छेद 32(2) के क्षेत्र का विस्तार करता है। आइए तृतीय खंड अनुच्छेद 32 खंड 3 का विश्लेषण करते हैं। अनुच्छेद 32(1) तथा अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर आंच नहीं आनी चाहिए। अनुच्छेद 32(1) तथा अनुच्छेद 32(2) में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के प्रतिकूल गए बिना संसद अपनी समर्थकारी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। अनुच्छेद 32 के खंड 3 में संसद को यह समर्थकारी शक्ति प्राप्त है कि वह यदि ठीक समझती है तो विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अन्य किसी न्यायालय को भी साथ साथ दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं करना होगा। 32(1) तथा अनुच्छेद 32(2) में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए, अप्रभावित रखते हुए यह विकल्प दिया गया है। यदि संसद को उचित लगता है तो वह अपनी समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए अन्य किसी न्यायालय को भी लेख क्षेत्राधिकार संपन्न बना सकती है। बनाया? अभी तक तो नहीं बनाया। तो न ही संसद ने अपनी समर्थकारी शक्ति का प्रयोग जो आर्टिकल 139 में है या समर्थकारी शक्ति जो अनुच्छेद 32 खंड 3 में है, इनका प्रयोग नहीं किया है। यह अनुच्छेद अभी तक कोरे है। किसी अन्य न्यायालय को लेख क्षेत्राधिकार दे सकती है। किसी अन्य न्यायालय में उच्च न्यायालय शामिल नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि उच्च न्यायालय तो वैसे ही रिट क्षेत्राधिकार रखते हैं, तो उन्हें सशक्त करने का कोई अर्थ नहीं है। अतः अनुच्छेद 32 के खंड 3 में एनी कोर्ट में उच्च न्यायालय शामिल नहीं है। आइए अब चौथे खंड का विश्लेषण करते हैं। यह निलंबन खंड है। संविधान के उपबंधों के अनुसार अनुच्छेद 32 निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय का अवलंब लेने का मूलाधिकार यह निलंबित किया जा सकता है। यह निलंबन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार ही होगा। यहां अनुच्छेद 358 तथा 359 का संदर्भ समीचीन होगा। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलाधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 में प्रत्याभूत वाक स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 358 में यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर या इनकी आसन्नता के आधार पर, ध्यान दीजिए, युद्ध या बाह्य आक्रमण या इनकी आसन्नता के आधार पर आपात की उद्घोषणा की जाती है, तब अनुच्छेद 19
स्वतः निलंबित हो जाएगा। इस आशय का प्रावधान अनुच्छेद 358 में दिया गया है। अनुच्छेद 359 क्या है? इसका संबंध शेष मूलाधिकारों से है, लेकिन अनुच्छेद 20 तथा 21 अपवाद होंगे। 20 तथा 21 को अलग रखिए। ये देखिए, अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 निलंबन से परे हैं, इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। किंतु अन्य मूलाधिकार राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किए जा सकते हैं। आधार वही होगा कि देश में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है। तृतीय उपखंड, तृतीय उपभाग, यहां आइए। अन्य सुसंगत उपबंध, यहां विशेष रूप से 2 अनुच्छेदों का संदर्भ लेना चाहिए। आप जानते हैं कि रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों को भी दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकारिता किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकारिता को अल्पीकृत, डेरोगेट, अल्पीकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार पर कोई अंकुश या कोई न्यूनीकरण या अल्पीकरण नहीं होगा। अनुच्छेद 226 का खंड 4 एक प्रकार का स्पष्टीकरण है, जो ये कहता है कि अनुच्छेद 226 की कोई बात अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अल्पीकृत करती हुई नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 140, यह भी संसद की समर्थकारी शक्ति से संबंधित है। आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को अनेक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार, लेख क्षेत्राधिकार, परामर्श क्षेत्राधिकार, अनेक क्षेत्राधिकार है। विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय को जो क्षेत्राधिकार संविधान में प्रदत्त है, संसद चाहती है कि वह उस क्षेत्राधिकार को और प्रभाविकता के साथ प्रयोग करे। ठीक है, यदि संसद ऐसा चाहती है तो वह विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां, सप्लीमेंटल पावर या एंसिलरी पावर्स, अनुषंगी शक्तियां प्रदान कर सकती है। जो क्षेत्राधिकार पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, अब उसका प्रयोग करने में सर्वोच्च न्यायालय और प्रभावी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।